यानी हेल्थ केयर सेगमेंट के लोग हमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट ITI या आपके BCA वगैरह या बीटेक कर रहे हैं या बीटेक नहीं हो पा रहा है तो या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी में किया है, वो भी अगर बाहर जाना चाहें तो वो भी अपॉर्चुनिटी है। तो लेकिन अभी जो आ रहा है वो ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो या तो प्लम्बर और आपके ड्राइवर्स या आपके टाइलर्स, ठीक है, फिर आपके सिक्योरिटी पर्सनल, हाउसकीपिंग पर्सनल, ये सारे लोग ही ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको ओपनली सबके सामने ही ये ऐलान कर सकता हूँ कि हम लोग जैसे किसी कैंडिडेट का जब प्रोफाइल चेक करवाते हैं, उसके बाद जब वहाँ से ओके आता है तब हम उसका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। आप अगर वहाँ पे कंडक्ट अच्छा रखते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, मैनर्स अच्छा है और काम में भी आप सक्षम हैं, तो उस केस में आपका एम्प्लॉयर ही आगे उसको PR में लेके भी कन्वर्ट करवाने की मदद कर सकते। जानकारी लेने का कोई चार्ज नहीं है, इंक्लूडिंग मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो अगर हमसे बात भी कर रहे हैं, उनका एक लेवल ऑफ इंटरव्यू तक भी, यानी हमारा एक्सपर्ट गाइडेंस तक जब जाता है तब तक भी हम कोई चार्ज नहीं करते। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या कहते हैं, होटल इंडस्ट्री से भी इंडियन कुक चाहिए, तो उन्होंने लिख के दिया उस JD में कि उसको बटर चिकन बनाना आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मिरर। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भारत के अंदर जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जैसे अपना नर्सिंग, प्लम्बर, इंजीनियर, डॉक्टर, काफ़ी सर्विसेज हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट हैं, कुछ देश के अंदर नौकरी करते हैं और कुछ विदेश जाना चाहते हैं। जब विदेश का नंबर आता है तो बहुत सारे जो छात्र और छात्राएं हैं या उनके माँ बाप हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेज में रहते हैं कि कहीं उनके साथ ठगी ना हो जाए, उनका बच्चा जो विदेश में जा रहा है वो सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। लेकिन इन सब चीज़ों की सही जानकारी कौन दे सकता है? आज हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में बड़े विस्तार से बताएंगे। और IOTS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज के समीर भट्टाचार्य जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सारे दर्शकों का भी स्वागत है। तो आपको समीर जी सब चीज़ें बताएंगे। अगर आप नर्सिंग से जुड़े हैं, अगर आप दुबई के अंदर ड्राइविंग या प्लम्बिंग की जॉब करना चाहते हैं, इसके अलावा यूरोप के कुछ देश हैं जहां पर भी समीर जी की जो कंपनी है ये वो सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। यानी आप जो अभी हमारा जो इंटरव्यू देखेंगे समीर जी के साथ, पूरा देखिएगा, पूरे एपिसोड को, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि समीर जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि IOTS क्या जो सरकारी जो मापदंड हैं, पैमाने हैं, क्या सरकार के साथ भी आपका कोई लिंक है या बिल्कुल आप प्राइवेट जो और तरह की एजेंसी है उसी तरह हैं? ओके, थैंक यू विष्णु जी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कंपनी का नाम है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड है वो। और हम पूरे देश भर में जो भी छात्र छात्राएं या जो भी कोई इंटरेस्ट लेता है कि मेरे को बाहर जाना है, हम उनको मददगार साबित होते हैं। हमारा मेन जो एजेंडा है, मेन हमारा जो पैरामीटर है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट में बाहर लेके जा सके और सही तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से हम उनको बाहर ले जाए। तो क्या जो भारत सरकार का जो स्किल इंडिया है उसके साथ भी कोई IOTS का कोलैबोरेशन या कुछ मान्यता है आपको? हाँ जी, हमारे साथ मान्यता है कि एक तो हमारे पास RA लाइसेंस है, रिक्रूटमेंट एजेंसी लाइसेंस जिसे कहते हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ है। दूसरा हमारे साथ जो है NSDC के यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हम SIIN पार्टनर है, जिसे कहा जाता है स्किल इंडिया इंटरनेशनल नेटवर्क पार्टनर। तो इससे क्या होता है कि जो NSDC में जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग या इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है, विदेशों में इंडिया से कई टाइप के लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है रोजगार के लिए। चाहे उसमें नर्सेस हो, जैसे आपने देखा होगा केरला से बहुत नर्सेस जाती है, ठीक है, तो नर्सेस हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, फिटर हो, टेक्नीशियन हो, देन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, आपके कुक भी हो, शेफ भी हो, तो ये सारे प्रॉपर लेजिटिमेट तरीके से हम उनका चयन करते हैं। उनके जो फिटमेंट यानी जो कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आती है, यानी NSDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक एरिया है, वहाँ उनको विदेशों से इनके पास मैंडेट आता है। वो मैंडेट फिर वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम इंडिया से उन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फिटमेंट के साथ लोग ढूंढते हैं
और एनएसडीसी के माध्यम से उनका प्लेसमेंट बाहर करवा। तो आपने सुना समीर जी को कि भारत सरकार का जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अधीन आता है, उनके साथ IOTS बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। तो यानी अब समीर जी की जो बातें होंगी, उनको एक एक शब्दों को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे स्मॉल टाउन से हों, चाहे बिल्कुल छोटे शहर से आते हों, तो आपके लिए ये जो पूरा इंटरव्यू है बड़ा काम का होने वाला है। समीर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कि मान लीजिए कोई देश के अंदर हमारा नर्सिंग का स्टूडेंट है, उसने यहाँ से नर्सिंग करी, बिल्कुल, तो उसके लिए भारत में नौकरी करना ठीक है या फिर विदेश में ज़्यादा अवसर है उसके लिए? देखिए, दोनों जगह में ही मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भारत सब छोड़ छाड़ के चले जाए। अगर वो भारत छोड़ के जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? जी जी, ठीक है, लेकिन कई उसमें से नर्सेस हैं जिनके या तो रिलेटिव बाहर है, या वो एस्पिरेशन रखते हैं कि कुछ साल हम बाहर भी जाएं और बाहर कोई नई तकनीक, नई चीज़ों को हम सीखें और फिर आके इंडिया में भी हम एक अच्छे लेवल पे ज्वाइन करें और एक बड़े हॉस्पिटल के साथ एक बड़ा प्रारंभ हम शुरू कर सकते हैं। तो उसी क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास के कोई भी कैंडिडेट जो भी इंडिया से, चाहे GNM हो या BSc नर्सिंग हो या MSc नर्सिंग हो, इस टाइप का क्वालिफिकेशन अगर वो प्राप्त करके रखते हैं, साथ ही में अगर वो कम से कम साल भर का एक्सपीरियंस रखते हैं और बाहर जा पासपोर्ट भी हो, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए। रजिस्टर्ड नर्स का मतलब? रजिस्टर्ड नर्स का मतलब होता है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे वो नर्सिंग की कोर्स तो करवा देते हैं, लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी जो कॉलेज वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आपसे अनुरोध है, दोबारा स्टूडेंट्स को बताइए कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बाहर जाने के लिए। ओके, तो बाहर जाने के लिए स्टूडेंट का ANM हो सकते हैं, वो GNM हो सकते हैं, BSc नर्सिंग हो सकते हैं और MSc नर्सिंग हो सकते हैं। और ये जो भी अपना क्वालिफिकेशन, चाहे वो 3 साल 4 साल का जो भी इनका क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से प्राप्त करें। वहाँ से उनको एक डिग्री मिलेगी या सर्टिफिकेट जो है, साथ ही साथ वो वहाँ के स्टेट काउंसिल से, जो हर स्टेट के एक नर्सिंग काउंसिल है, अगर किसी ने कर्नाटका से पढ़ाई की है तो कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल, पंजाब से की है तो पंजाब स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वहाँ पे अपना नाम पंजीकरण कराए, रजिस्ट्रेशन करवाए, तो उनको एक नंबर एलोकेट होगा। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर 4 साल 5 साल के लिए भी वैलिड होता है, कुछ केस में अनलिमिटेड टाइम के लिए भी वैलिड होता है। जब जब रिन्यूअल का टाइम आएगा वो अपना उस सर्टिफिकेट को रिन्यू करे। सो ये रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए उनके तरफ से। उसके बाद चाहिए कि उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट, ठीक है, क्योंकि वो कैंडिडेट खुद बनाएगा, वो कैंडिडेट खुद बनाएगा, पासपोर्ट करेगा। अब उसके अलावा उनके अंदर एक कोई सबको मालूम है कि हम बाहर कोई भी डिग्री, कुछ भी मतलब एनी क्वालिफिकेशन हम अगर आगे हासिल करना चाहें तो उसके लिए वहाँ के लिए डिफरेंट टाइप के एक लैंग्वेज सर्टिफिकेशन का कोर्स हमें करना पड़ता है। जैसे IELTS करके है, OET करके है। ये नर्सिंग के बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो एक्सेप्टेबल है, दैट इज IELTS। क्लियर, यानी IELTS कहते हैं उसको। सो इट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो इसमें भी अलग अलग स्कोरिंग है। तो वो एक पर्टिकुलर स्कोरिंग लेवल में, आम भाषा में बैंड बोलते हैं। तो उस बैंड को वो प्राप्त करे, कोई भी बैंड हो, वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, वो हमारे पास उस बैंड के साथ अप्लाई करें। अब हमारे साथ विदेशों में अलग अलग जो कंट्रीज है, जैसे हम लोग UK में काम कर रहे हैं, यूरोप के 3-4 शहरों में काम कर रहे हैं। मतलब मेन सिटीज़ या कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो माल्टा, जर्मनी में हम काम कर रहे हैं, डेनमार्क में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं, जापान में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे लिंक है, सिंगापुर वगैरह। वहाँ पे फिर हम उस कैंडिडेट के चॉइस के हिसाब से और उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ के एम्प्लॉयर से वेरीफाइड करवाते हैं। अगर वो कहते हैं कि येस कैंडिडेट इज़ ओके, मेरे पास वैकेंसी है, तब हम आगे उनके साथ सारा प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, जो उनकी फर्दर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, यानी जिसे हम कहते हैं डिपार्चर ट्रेनिंग। जाने से पहले उनको क्या क्या वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, ये सारी चीज़ों को उनको सीख के जाना पड़ेगा। तो ये मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, आपके पता है कि मार्केट में हर तरह की एजेंसीज हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट को किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी एजेंसी से संपर्क करने से पहले कि उनको किसी तरह की ठगी का शिकार ना हो? देखिए, ये कहना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि हर सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है।
मैं सिर्फ अपनी बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो काम करते हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से हम एम्प्लॉयर के साथ वहाँ पे कनेक्ट करके काम करते हैं। यानी उधर जैसे अभी आज की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट IOTS स्ट्रक्चर में वी आर इन ए प्रोसेस जहां पे हम लंदन में अपना ऑफिस खोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑलरेडी हमारे वहां पे टीम बैठ गई है, काम कर रही है। जर्मनी में हमने पार्टनर आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। बाकी दुबई वगैरह के लिए NSDC हमारे पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इन सब के लिए। और इसी तरह से हम बाकी देशों में भी एक राइट पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो कि एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो जहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है वहाँ पे हमारे टीम मेंबर बैठ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस टीम के साथ अब जैसे लंदन में मेरे टीम मेंबर है, वो वहाँ के हॉस्पिटल से रिक्वायरमेंट देखते हैं। वो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट को देख के अकॉर्डिंगली वो फिर हमारे पास अप्रोच भेजते हैं कि फलाने हॉस्पिटल या इस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में इतनी रिक्वायरमेंट है। हम उसी को कैंपेन करते हैं, कैंडिडेट को बताते हैं और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन आगे प्रोसीड करवाते हैं। तो जो यहाँ से अप्लाई अगर कोई आपके ज़रिए करता है, तो उसको इंडिया में पहले आप ट्रेनिंग उस माहौल के हिसाब अगर से, वहाँ के उस माहौल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़रूर की जाती है। अब जैसे एग्जांपल पे मैं बता रहा हूँ, हमारे पास जो फ्रेशर्स हैं जो लगभग 21 या 22 में पास आउट है और BSc नर्सिंग की है, उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम डेनमार्क में करवाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अनुभव भी चाहिए हो या फ्रेशर हो? बिल्कुल फ्रेशर, अगर 6 महीने अनुभव भी है ना है कोई फर्क नहीं। वहाँ की हॉस्पिटल अथॉरिटी इनका इंटरव्यू लेती है डेनमार्क में। तो इंटरव्यू ऑनलाइन ऑनलाइन में होता है, वर्चुअल होता है। वहाँ पे उनसे सवाल जवाब ये वो सब सारे पूछे जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस वगैरह सब, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह चेक किए जाते हैं। ये इंग्लिश में ही होता है। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि दे हैव क्वालिफाइड। जब क्वालिफाइड होते हैं तो उनको ऑफर लेटर दे दिया जाता है। तो वर्चुअल सा नहीं, प्रॉपर प्रिंटेड ऑफर लेटर आता है। अब उनकी क्लासेस शुरू होती है इंडिया में आपके जरिए, हमारे जरिए वो क्लासेस डेनमार्क गवर्नमेंट फ्री में इन बच्चों का करवाती है, वो डैनिश लैंग्वेज में। अच्छा, मिनिमम, हाँ, भाषा के ज्ञान के लिए। जब वो एक लेवल को पार कर लेते हैं उसका एक असेसमेंट और टेस्ट होता है, उसके बाद इनका वीज़ा लगता है। उसके बाद वीज़ा लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस में यानी सिलेक्शन, लैंग्वेज और वीज़ा, उस कंट्री में पहुंचना, इस पूरा प्रोसेस रफली अराउंड 3 से 4 महीने का टाइम है। अब सैलरी की बात करें, हाँ, तो अमूमन देखा जाता है कि जिस सैलरी पे कोई भी एजेंसी बात करती है, हाँ, तो जो नौकरी जब मिलती है तो शिकायत होती है कि बहुत बढ़ा के बताया जाता है लेकिन बहुत कम दिया जाता है। ओके। अक्सर कहा जाता है कि विदेश में जाके फिर कोई स्टूडेंट की सुनता नहीं। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसीलिए मैंने भी आपको बताया कि जैसे इंटरव्यू होने के बाद जब ऑफर लेटर आता है तो ऑफर लेटर में क्लियरली मेंशन होता है उसी एम्प्लॉयर की तरफ से कि आपको पर मंथ कितनी तनख्वाह मिलेगी। ये हम नहीं लिख के दे रहे, वो एम्प्लॉयर लिख के देता है। और इसके बाद स्टूडेंट उस एम्प्लॉयर के साथ लीगली भी लड़ सकता है। तो वहाँ पे मेंशन होता है कितना ऑफर, क्योंकि हम लोग यही इंश्योर करते हैं यहाँ से हम जिसको भी भेजें तो एक लेजिटिमेट तरीके से और वहाँ पे एकोमोडेशन तक पहुँचाना, उस जॉब तक पहुँचाने तक की जिम्मेवारी हमारी, ताकि उनको कहीं अड़चन ना आए। सो वी इंश्योर, वी 100% चेक एवरीथिंग। और जब उसके पास ऑफर लेटर आता है, स्टूडेंट को अगर वो अमाउंट लग रहा है कि नहीं गलत बोला है या मुझे पसंद नहीं है, तो वो उस ऑफर लेटर को ठुकरा भी सकता है। अच्छा, कोई नेसेसिटी नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिस दिन वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेगा, ट्रेनिंग उसके बाद शुरू होगी। तो अगर हम देखें कि नर्सिंग की हमने बात की, तो नर्सिंग में आप जिस देश में आपकी कंपनी आप काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पे स्केल कहाँ पे रहता है इसका? यूरोप में या फिर मिडल ईस्ट में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, ओवरऑल अगर बात करूं, क्योंकि हम नर्सिंग भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी भी कर रहे हैं, उसमें मेरे को दिखता है कि डेनमार्क में और मतलब हर जगह में लगभग 19-20 का फ़र्क है। सभी जगह पे 2 लाख से ऊपर इनकम है। ठीक है, सिर्फ क्या होती है, इनकम लगभग सब जगह में बराबर है, खर्चों की बात थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है, फ़र्क होती है। ठीक है। तो UK इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि जब भी आप अगर गांव में बैठे हो, ठीक है, अगर आप, मैं एग्जांपल कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी ब्रांडिंग हॉस्पिटल का आप दिमाग में सोच लीजिए। दिल्ली में इतने बड़े बड़े ब्रांडेड हैं, उसने अगर बरेली में खोल लिया तो सैलरी अगर यही सेम दिल्ली वाला ही दे रहे हैं, तो क्या बरेली में उनको 30,000 रुपये 25,000 रुपये के घर के भाड़ा देना है? नहीं देना। वहाँ पे 10,000 रुपये में हो जाएगा। सो दैट इज़ द सेविंग। तो लंदन में या UK में
ओवरऑल जो स्टे एक्सपेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो कैंडिडेट हमारे जाते हैं वो लगभग मैं इतना कह सकता हूँ कि 1 लाख रुपए के आसपास बचा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। ठीक है। और वैसे ही अगर आप वो डेनमार्क जाते हैं या माल्टा जाते हैं तो वहाँ पे 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए भी वो बचा सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर आप नर्सिंग या इससे जुड़े क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो IOTS इसका नंबर स्क्रीन पे है और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। समीर जी, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी देखिए तो दुबई या कतर, इस साइड में जो लेबर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसके अंदर, काफ़ी बड़ा प्लान है। तो जो इंडिया में जो प्लम्बर हैं या फिर जिसको कुछ मिस्त्री है, राजमिस्त्री, क्या वो भी विदेश जा सकते हैं? बिल्कुल। क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या भारत में ज़्यादा ही? बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जैसे अलग अलग उसमें कहीं पे 10वीं पास, कहीं पे वो कहते हैं 12वीं पास, कहीं पे कहते हैं, फिर उन्होंने L0, L1, L2 ऐसे करके अलग अलग लैंग्वेजेस का लेवल दिया हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो मान के चलिए कि प्लम्बर है, प्लम्बर को तो सामने वाले को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, उसको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब साधारण, और उसके बाद उसने अपनी प्लम्बिंग का काम करना है। ठीक है। तो अगर इसी तरह से जो टाइल लगाने वाले हैं, टाइलर, वो टाइलर को भी वैसे ही समझना है। उसको सिर्फ जो आना चाहिए वो देसी स्टाइल में नहीं कि कहीं पे ठोक के टाइल लगा दिया, उसकी पूरा मेजरमेंट के साथ कि उसकी ढलान सही बन रही है वगैरह, रीडिंग बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपने कई जगह मैंने देखा है और हम लोग भी उनको वीडियो में भी दिखाते हैं कि जैसे टाइल्स लगाए गए तो एक कोने से बहुत सारे कंचों को लेके वो छोड़ देता है। उन सारे टाइल्स के ऊपर वो सारे कंचे इधर उधर घूम के उस नाले के मुंह पे आने चाहिए। अच्छा, क्लियर। सो इसका मतलब है कि कभी भी उस बाथरूम में पानी जमे, वो पानी ऑटोमेटिकली उस नाले पे ही आएगा। अच्छा। उधर वापस नहीं जाएगा, जो कि आप इंडिया में किसी भी घरों में या होटल में जाएंगे तो उल्टे तरफ ही जाता हुआ नजर आता है। हाँ। समीर जी, एक सवाल और है कि जो बहुत सारे हमारे देश के अंदर जो छोटे शहरों में रहने वाले हैं, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, उनके मन में एक विदेश जाने की बड़ी चाह होती है, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल पाती। तो क्या उनके लिए भी कोई देश है, विकल्प है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं? बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है आपने, और ये सब जितने भी श्रोता हैं उन सब के लिए भी अच्छा है। ये हमारे पास जैसे पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, इस वक्त स्कैरसिटी ऑफ मैन पावर इज़ देयर, यानी लोगों की बहुत ज़्यादा विदेशों में रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली भी अप्लाई करवाते हैं। ठीक है। तो तरीका ये है कि कई बार वो थोड़ा बहुत एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रिलैक्सेशन दे देते हैं उनके स्किल के सामने। इसलिए हम लोग इसमें बात करते हैं ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इसलिए उसके सेंटर पार्ट भी यही रखा है, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग। यानी जिसका ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है वो अपनी एक्सपीरियंस को वहाँ पे लाए। ठीक है। और उनको जाने में जो भी मदद चाहिए, वहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है, स्किलिंग या जो कुछ भी सिखा सकते हैं हम, भाषा हो या मैनर्स हो, रिलीजियन हो, वो हम उनको ज़रूर सिखाएंगे। तो उनके पास भी विकल्प है। तो प्रॉपर रूट से वो अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास ठगी का शिकार नहीं, कोई यहाँ से कोई ठगी का शिकार नहीं है। मैं आपको ओपनली सबके सामने ही ये ऐलान कर सकता हूँ कि हम लोग जैसे किसी कैंडिडेट का जब प्रोफाइल चेक करवाते हैं, उसके बाद जब वहाँ से ओके आता है, तब हम उसका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। यानी हम नाउ वी आर श्योर। अब उसके लिए एक नॉमिनल फीस है, कोई बहुत लाखों में नहीं है। ठीक है। बहुत ही कम हज़ारों में है। वो एक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें हमें सारा कोऑर्डिनेशन, जिसको वो प्रक्रिया शुल्क हिंदी में, प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग फीस। ठीक है। सो उसी में इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करना सारा कुछ हमारा जिम्मेवारी है। दिस इज नॉन रिफंडेबल। तो एक बड़ा समस्या आती है कि कोई कैंडिडेट जिसको बाहर चला जाता है, चाहे आपके थ्रू, नहीं, मैं आपके जो सवाल है ना उसी को सारा कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ उनके लिए, कि अगर वो हमारे पास भी नहीं आए, किसी और के पास जाए, तो क्या क्या चीज़ें वो चेक करें। तो एक जैसे प्रक्रिया शुल्क मैंने बात की, उसके बाद हम लोग उनका इंटरव्यू करवाते हैं, रिजल्ट आता है, ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर या जिसे हम लोग और भी स्पॉन्सरशिप लेटर कहते हैं। तो ये आने के बाद फिर हम उनसे डिमांड करते हैं, या अगर वो यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो पे करते हैं। ये अमाउंट फुल्ली रिफंडेबल है अगर उनका वीज़ा नहीं क्लियर हुआ। अच्छा। सो इसमें अगर वो मेरे को वो एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी ऑफर लेटर और वीज़ा के बीच में ये मेरे को एज ए सिक्योरिटी वो पैसा मेरे को दे रहे हैं, वो हमारे खाते में आया, हम इसको बाहर जो भेजेंगे,
मतलब उस कैंडिडेट को बाहर भेज रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ शुल्क भी वहाँ पे भेजना पड़ता है। वो शुल्क तभी जाएगा जब इनका वीज़ा आएगा। वीज़ा आएगा। अगर उनका वीज़ा नहीं होता और वहाँ से रिजेक्शन लेटर आ जाता है तो उनका जो वो प्रक्रिया शुल्क जो है उतना से उनका नुकसान है, उतना ही नुकसान। बाकी वो मेरे पास अप्लाई करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे, बाकी जो हम लोगों ने उनसे फीस वगैरह ली है वो सारी चीज़ें प्लस पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो भी है दैट हम हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर बाकी सब लोग करते हैं तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो इन जो समीर जी ने बताया ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी अगर आप बरतेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। समीर जी, एक और हम देखते हैं कि विदेश में जाने के बाद कुछ कानूनी पचड़े भी हो जाते हैं। मान लीजिए कोई जाता है तो क्या उस तरह अगर कोई, जैसे आपने भेजा 1 साल बाद, कोई उसके पास कानूनी प्रक्रिया में उसको दिक्कत आती है और वो सहायता चाहता है, अगर उसको स्थानीय स्तर पे नहीं मिल रही, अगर आपसे वो बात करना चाहे तो क्या लीगल आप हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हो? देखिए, वहाँ पे उस देश के कानून के साथ हमारे यहाँ से लीगल में हम सिर्फ उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। हाँ। बाकी हमारे, जैसे मैंने कहा कि लंदन में अगर हमारा ऑफिस हो रहा है तो वहाँ पे भी वो आ सकते हैं, वहाँ की टीम उनको हेल्प कर देगी। आप अगर वहाँ पे कंडक्ट अच्छा रखते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, मैनर्स अच्छा है और काम में भी आप सक्षम हैं, तो उस केस में आपका एम्प्लॉयर ही आगे उसको पीआर में लेके भी कन्वर्ट करवाने की मदद कर सकते हैं, उसे मदद कर सकता है। Yes. तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि जैसे तो हमारा जो जॉब काम है, हम जिस एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं वी इंश्योर कि यहाँ से डिपार्चर में हमने उनको एयरपोर्ट में छोड़ना है और वहाँ पे एम्प्लॉयर साइड से कोई उनको रिसीव करेगा करके उनका एकोमोडेशन का पेमेंट ये कैंडिडेट ही करेंगे, लेकिन वो सारा बंदोबस्त उनका किया रहता है, यानी पूरा सुरक्षित तरीके घर वालों को यहाँ भारत में चिंता करने कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो आपने समीर जी को सुना। एक बड़ा बेसिक सवाल है कि एक पीआर का जिक्र आता है, कुछ देशों के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं कि बहुत हाईली क्वालिफाइड को वो ऑफर भी करते हैं। तो किन देशों में आज के समय पीआर मिलना आसान रहता है और किस सेक्टर में अगर ज़्यादा छात्र जाएं तो उसके लिए सुविधा होगी? देखिए, जहाँ पे जिस क्षेत्र में ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, लोग कम मिल रहे हैं, वहाँ पे जल्दी से जल्दी पीआर मिल जाएगी। सो आज के दिन में जैसे अगर ग्लोबली मैं बात करूँ, नर्सिंग एक एरिया है, ठीक है, आपका फिर ये जो ड्राइवर्स वगैरह की मैंने बात की, ठीक है, फिर आपके प्लम्बर्स वगैरह की बात की, और इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, क्योंकि टूरिज्म अब बढ़ेगा। 2 साल सब कुछ बंद रहा, सारे होटल, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग क्लोज। आज एक अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ भी एक फ्रंट डेस्क होता है, वो भी आपको गाइड करते हैं, वो भी आपको डॉक्टर तक लेके जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, आप अगर एक होटल में बुकिंग करके, हम लोग कहीं से भी कोई भी बुकिंग करके किसी भी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे एक रिसेप्शन भी होता है, एक अलग से, एक 5 स्टार होटल की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे ट्रैवल डेस्क भी अलग होता है, आपके बैंक्वेट मैनेजर भी अलग होते हैं। आपके चॉइस के हिसाब से, अगर आप जेनी फूड खाना चाह रहे हो तो आप उनको बता देते हो, ठीक है, आपको अगर तबीयत खराब हो रही है तो वो भी वो मदद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेगमेंट है, इन सब जगह में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट प्लस ग्लोबली अगर हम देखें, पिछले 2-3 सालों में बहुत जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क वाज क्लोज्ड, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड। अब दोबारा से वहाँ चालू हो गया। अब जब चालू हो गया तो वहाँ पे लेबर भी चाहिए, सिक्योरिटी पर्सन भी चाहिए, ठीक है। तो हमें हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, सब चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ है, और दोबारा से कोविड के बाद स्थिति पूरा सामान्य हो रही है। तो इसलिए अब वो लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉपर क्वालिफिकेशन और लीगल वे से हमारे पास आए और लंबे टाइम तक टिके, उनके लाइफस्टाइल अच्छा करें। तो आपने देखा कि जो IOTS है, एक भारत सरकार का जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनके साथ इन मान्यता प्राप्त हैं और बिल्कुल लीगल तरीके से जो देश के जो छात्र छात्राएं हैं उनको अगर बाहर जाना उसमें मदद करते हैं। समीर जी, मैं आखिर में आपसे बस एक सवाल करना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को बता दें कि संक्षेप में कि आपसे किस तरह मिला जाए अगर कोई मिलना चाहे, और दूसरा किस किस फील्ड के लोगों को आप बाहर भेजते हैं? ओके, संक्षेप में ये है। सबसे पहले तो नर्सिंग की मैं बात करूंगा। नर्सिंग मतलब हेल्थ केयर सेगमेंट में, अभी हेल्थ केयर में भी कुछ और भी चीज़ें खुल रही है, जैसे अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, रेडियोग्राफर एंड सो ऑन, ये एक्सरे स्पेशलिस्ट, यानी हेल्थ केयर सेगमेंट के लोग हमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट ITI या आपके BCA वगैरह या बीटेक कर रहे हैं या बीटेक नहीं हो पा रहा है तो, या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी में किया है
वो भी अगर बाहर जाना चाहें तो वो भी अपॉर्चुनिटी है, तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में, ठीक है। इसके अलावा ड्राइवर्स वगैरह की जो मैंने बात कही वो एक सेगमेंट है। इसके अलावा आईटी स्पेशलिटी में भी, लेकिन अभी आईटी का मेरे पास ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन अभी जो आ रहा है वो ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो या तो प्लम्बर और आपके ड्राइवर्स या आपके टाइलर्स, ठीक है, फिर आपके सिक्योरिटी पर्सनल, हाउसकीपिंग पर्सनल, ये सारे लोग ही ज़्यादा आ रहे हैं, जा सकते हैं, ये सब जा सकते हैं। इवन अभी रिसेंटली कुछ जगह में जैसे आपके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या कहते हैं, होटल इंडस्ट्री से भी इंडियन कुक चाहिए। अच्छा अच्छा, उन्होंने डिमांड किया कि शेफ एंड इंडियन कुक, जो बाकी नहीं, थाई वाई नहीं चाहिए, स्पेशलिटी इंडियन। तो उन्होंने लिख के दिया उस जेडी में कि उसको बटर चिकन बनाना आना चाहिए, उसको ये मतलब जो जो इंडियन मेन डिशेस हैं उस टाइप के वेरियस स्टेट के हिसाब से वो बनाना आना चाहिए। तो आपने समीर जी को सुना, आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी आपके पास स्किल है, अगर आप IOTS के से संपर्क करते हैं, तो अगर आपके अंदर योग्यता होगी तो जाहिर है, सीधी सी बात है, आपको स्किल आपका जो डेवलप करके और विदेश जाने का एक सुनहरा अवसर मिल सकता है। समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हो सकता है कुछ जो छात्र छात्राएं जिनके मन में बहुत शंका थी, और सबसे बड़ा कि वो ठगी के शिकार हो जाते हैं, तो आपने जो जवाब दिए वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायता उनको बहुत उपलब्ध कराएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। और साथ में मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए या जो भी दर्शक करने कि आप हमें इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज के नाम पे फेसबुक में, लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में कहीं भी ढूंढें। हमारा ईमेल आईडी भी है info@iotsPro.com, ठीक है, या इस नंबर में हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जितनी जानकारी चाहें तो वहाँ भी आप हमें मैसेज दे सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमें मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं। जानकारी लेने का कोई चार्ज नहीं है, इंक्लूडिंग मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो अगर हमसे बात भी कर रहे हैं, उनका एक लेवल ऑफ इंटरव्यू तक भी, यानी हमारा एक्सपर्ट गाइडेंस तक जब जाता है तब तक भी हम कोई चार्ज नहीं करते।